और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच हर एक तस्वीर के तमाम मायने हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो मेलोनी से हुई हो, या फिर जस्टिन ट्रूडो से, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रो से, हर तस्वीर के अलग अलग मायने हैं। और जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो तमाम बड़े संदेश देती हुई दिख रही हैं। मोनिका वर्मा विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी जो तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आई, चाहे जॉर्जिया मेलोनी का हाथ जोड़कर पीएम का स्वागत करना हो, या फिर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर बड़ा नेता सेल्फी लेना चाहता हो, उनसे मुलाकात करना चाहता हो, और जो तस्वीर कल सामने आई जिसमें पोप फ्रांसिस से मुलाकात की पीएम नरेंद्र मोदी ने और साथ ही वो गले लगाते हुए नजर आए, इन तस्वीरों का मायने क्या, इनके जरिए क्या संदेश? जी, मेरा ऐसा मानना है कि तस्वीरें अपनी कहानी खुद ही कहती हैं। और अगर हम हर तस्वीर को गौर से देखें तो हम ये देख पाएंगे कि भारत का कद जो है आज पूरे विश्व में, विश्व की राजनीति में भारत का जो कद है वो केवल मुझे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ गए हैं तो ये तीसरी बार और एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट के साथ में, एक हिस्टोरिक मैंडेट के बाद जो है वो G7 में गए हैं, तीसरी बार लगातार चुनाव जीतने के बाद और तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना केवल अभी तक तो उन्होंने केवल देश में ही ये बताया कि देखिए अभी भी जो लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, उस और सेम समय पर वो जो है अपनी जो पहली मीटिंग जो है उनकी फॉरेन में, जो पहला उनका जो विदेशी टूर है वो उन्होंने G7 में लगाया है। और वहां जाकर भी उन्होंने ये बात एक बार फिर से स्पष्ट रूप से सभी को दिखा दी है कि देखिए ना केवल भारतीय लोगों में बल्कि विश्व के सभी नेताओं में, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो, वो कोई भी नेता हो, इमैनुअल मैक्रोन हो, कोई भी नेता हो, सभी नेता जो है आज भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि एक बढ़ता हुआ भारत आज क्या चाहता है विश्व से और किस रूप में जो है G7 की पॉलिटिक्स को देखता है। G7 जो कि एक बहुत ज्यादा एडवांस इकोनॉमी का एक ग्रुपिंग है और जहां पर विश्व के बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर जो है इस बार बात हुई है, यूक्रेन रशिया युद्ध से लेकर के मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट, और अफ्रीका के साथ कैसे रिश्ते मजबूत किए जाएं, यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में, जो कि इटली जो कि होस्ट जो कंट्री है उनकी फॉरेन पॉलिसी का भी एक अभिन्न पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाकर के तस्वीरों में ये हम साफ देख सकते हैं कि सभी जानना चाहते हैं कि भारत किस प्रकार से इन सभी मुद्दों पर जो है अपनी बात रखना चाहता है और बताना चाहता है विश्व को कि क्या सही तरीका होगा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का। बिल्कुल, इसके साथ ही राजलक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। राजलक्ष्मी जोशी जी, आपकी नज़र से इन तस्वीरों के मायने क्या हैं, और इनके जरिए मैं ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि चीन और पाकिस्तान की भी नज़र इन तस्वीरों पर गई होगी, उनके हिसाब से और इन तस्वीरों का के जरिए दुनिया भर में संदेश क्या? जी, सबसे पहले तो उनका ये एक संदेश है कि हमारा जो गणतंत्र है, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो मैंडेट मिला है इस सरकार को वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि विपक्ष बार बार यही कहे जा रहा है कि ये मैंडेट उनके लिए नहीं है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो उन्होंने ये एक संदेश दिया है कि जो इतने वर्षों से जो उनका जो फॉरेन पॉलिसी रहा है वो आगे भी निरंतर चलता ही रहेगा और उसी को वो कंटिन्यू करते रहेंगे। और उनका जो फॉरेन पॉलिसी है, आपने देखा होगा कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन उनका एक फोकस था नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन पे। तो और आज जो है वो G7 जो है, ये आप कह सकते हैं कि विश्व के जो वो कहते हैं वर्ल्ड एलिट, वो जो उनका एक क्लब है, एक नीश क्लब, उसमें जो जो सबसे एडवांस्ड आप कहें, सबसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो जिनका जो नामचीन जो भी कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उनका जो एक क्लब है, आप कह सकते हैं कि वो एक छोटा सा उनका क्लब है 7 देशों का। पहले 8 देश थे रशिया को जोड़ के, लेकिन वो क्रीमिया के जो उन्होंने उसको लिया, उसके बाद रशिया उससे बाहर निकल गया। तो ये जो 7 देश हैं उनमें ये बार बार हमेशा कुछ ही गिने चुने कुछ लोगों को वो आमंत्रित करते हैं। लेकिन इस बार जो है ये 5वीं बार
प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं गए हैं इस G7 समिट में, तो इनका जो वर्चस्व है वो हर बार बढ़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे ये जो चित्र है उसमें तो आपको साफ नजर ही आ रहा है। और जो जैसे डॉक्टर मोनिका जी ने भी कहा कि कहते हैं कि वन पिक्चर टेल्स इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स, तो वो जो उनको वो हम G7 का हिस्सा न होते हुए भी एकदम सेंट्रल पोजीशन में हमको रखा गया है। और ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि हमको परमानेंट स्टेटस मिले भारत को। तो ये जो ठीक है, आप जिस हमारी परमानेंट स्टेटस की बात कर रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आउटरीच नेशन के रूप में भारत ने यहाँ पर पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, और अगर स्टेटस आपको एज ए मेंबर मिल जाता है उसके क्या फायदे क्या नुकसान आगे आने वाले वक्त में हो सकते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को। इटली की पीएम मेलोनी के न्योते पर पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल हुए। दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। सुबह से ही पीएम मोदी और मेलोनी की मीटिंग की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें भारत से व्यापार बढ़ाने और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने और रक्षा सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की। ये रिपोर्ट देखिए। Hello from the Melody team. इटली में पीएम मोदी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर की ये सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल है। मेलोनी के न्योते पर ही पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान की 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात। मोदी मेलोनी का नमस्ते, कूटनीति और गप, चर्चा में सेल्फी। पहली तस्वीर तब की है जब मेलोनी ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन किया और उनके साथ स्टेज पर ही बातचीत की। इसके बाद मोनिका वर्मा हमारे साथ इस पर बनी हुई है, राजलक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका जी, जिस बात का जिक्र राजलक्ष्मी जोशी जी की तरफ से किया गया, क्योंकि आउटरीच राष्ट्र के रूप में इस G7 समिट में भारत पिछले 5 सालों से शामिल होता रहा है, और वो कह रही हैं कि हो सकता है, संभावना है कि आगे हम सदस्य बन सके। लेकिन ऐसे में G7 का सदस्य बनना ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि रूस से जो हमारे संबंध हैं उसे दुनिया जानती है। एक तरफ हम रूस से भी अपने अच्छे संबंध रखते हैं, दूसरा हम अमेरिका से भी बात करते हैं, और उसी तरह के संबंध जो हैं वो अमेरिका से भी भारत के रहे हैं। ऐसे में सदस्य बनने पर आप एडवांटेज देख रही हैं या फिर डिसएडवांटेज देख रही हैं? क्योंकि आउटरीच अगर राष्ट्र के रूप में इसी तरह से भारत हिस्सा लेता रहेगा, वो ज्यादा फायदेमंद है या फिर सदस्य बनना? फायदे और नुकसान से ज्यादा बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि G7 किस तरह की ग्रुपिंग है। इसका जो निर्माण था वो 1970 के दशक में हुआ था, और तब से लेकर के अब तक अगर हम देखें सारी जितनी भी कंट्रीज G7 का मेंबर है, 2 चीजें जो है उनके पास और हमारे पास नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम जो है वो हमसे कहीं ज्यादा है। हम आज भी 1000, 2000, 3000 पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं डॉलर्स में, और उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 50,000 से ऊपर वाले जो देश हैं वो सारे के सारे G7 का एक पार्ट है। दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी जो है जो उन देशों के पास है वो अभी हमारे पास नहीं है। हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हम सभी जानते हैं कि काफी स्लो पेस पर चला है, लेकिन पिछले कई 10 सालों में उसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है मेक इन इंडिया पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के बाद, और हम देख सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ समस्या क्या आएगी कि हमें टेबल पर एक परमानेंट जगह तो अगर हम मांगेंगे तो देखिए वो बात भी आगे चलकर ही पता चलेगी, लेकिन अगर हमें मिल भी जाती है तो हम वहां जाकर बात क्या करेंगे। आउटरीच सेशंस जो होते हैं उन सेशंस में भारत को जब बुलाया जाता है तो एक तरीके से तो ये देखिए G7 की नाकामयाबी है, हम इसे कहेंगे कि इससे पहले जो एक सेशन था आउटरीच से पहले भी, जो सेशन नंबर 5 आई थिंक जो था, उसमें इंडो पैसिफिक के ऊपर बात हुई थी। अब देखिए G7 देश जो हैं उनमें से जितने भी देश हैं, इंडो पैसिफिक में कितने देश हैं और कितने देश नहीं हैं। फ्रांस खास तौर पर अगर हम बात करें तो कॉलोनाइजेशन के दौर में फ्रांस के बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं, बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जिसकी वजह से वो अपने आप को इंडो पैसिफिक देश कह सकता है। लेकिन कनाडा क्या अपने आप को इंडो पैसिफिक देश कह सकता है?
लेकिन इटली के अपने आप को इंडो पैसिफिक देश कह सकते हैं, जो कि मेजबान देश जो है। तो जब ये सब बैठ करके इंडो पैसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप कैसे इंडो पैसिफिक के बारे में बात कर सकते हैं जब आप खुद एक इंडो पैसिफिक का पार्ट नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू जो हमें यहाँ देखना है वो ये है कि इंडो पैसिफिक आज की डेट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक जियोग्राफिक एरिया बनकर उभरा है। और उसका मेन कारण यही है कि देखिए, एक तरफ चीन का जो एग्रेसिव रवैया है और दूसरी ओर भारत उसको कैसे बैलेंस कर सकता है, और भारत की अपना जो कद है, इकोनॉमिक जो उसकी हेफ्ट है या जियोपॉलिटिकल जो उसका रोल है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इन सब में जाहिर सी बात है कि अगर G7 में इंडो पैसिफिक की बात है तो हम भारत को एक प्रखर आवाज के रूप में हमें देखना चाहिए, और इस तरह के सेशंस में भी जो है भारत को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्योंकि आउटरीच सेशन में तो बात केवल माइग्रेशन पे हुई थी, आउटरीच सेशन में बात केवल अफ्रीका पर हुई थी। अगर आप इंडो पैसिफिक का सेशन कर रहे हैं और भारत के नेता भी उसी समय उसी जगह पर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है आप इस तरह के थोड़े बहुत टेक्निकल एडजस्टमेंट करके भारत की बात को भी आगे रख सकते हैं। लेकिन भारत अगर वाकई G7 का, अगर हम G8 के रूप में उसे देखें, वैसे वो G8 के रूप में भी था साल 1997 से लेकर के 2014 के बीच में जो है G7 G8 भी था, जब रशिया इसका एक पार्ट हुआ करता था। फिर 2014 में रशिया को निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने क्राइमिया, जो कि यूक्रेन का एक पार्ट था, उसे एनेक्स कर लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि भारत अगर वहां जाएगा भी परमानेंट मेंबर बनकर, तो बात क्या करेगा? क्योंकि देखिए, ये जो बातें होती हैं वहां पर, इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दूसरा इनकी मॉनेटरी पॉलिसी, जिस तरह की भी बातें वहां क्लोज डोर्स में होती हैं, उन सब में इनका एक कॉमन इंटरेस्ट रहता है। और वो सब में इंडिया का अभी जो है वहां हमारा भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए, कितना भी हम अभी आगे बढ़ गए हों, एक रियलिटी जिसे हम नहीं नकार सकते वो ये है कि वो डेवलप्ड या एडवांस्ड नेशंस हैं और हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखे जाते हैं। और ये देखिए, इसमें देखने का नजरिए से ज्यादा क्या है कि फैक्ट जो है वो अपने आप अपनी कहानी कहते हैं। तो हमारे जो मुद्दे हैं, जो हम अभी विश्व के जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है या जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, उससे जो हमारी उम्मीदें हैं, वो इन देशों से बहुत अलग हटकर है। इन सबका जो ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे 1 पॉइंट समथिंग या माइनस में या बहुत कम, इन सबका ग्रोथ रेट है। लेकिन फिर भी इनका जो इकोनॉमिक बेस है वो बहुत बड़ा है। अभी भी आप देखिए, अमेरिका की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका अभी भी 20 ट्रिलियन से ऊपर 25 ट्रिलियन तक की जो है अर्थव्यवस्था है। हम अभी भी 5 ट्रिलियन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो देखिए, भारत कई मुद्दों पर अपनी बात जो है कह सकता है, क्योंकि हम इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। लेकिन अभी परमानेंट मेंबर बनने में मुझे नहीं लगता उतना, एक तो वो हमें बनाएंगे भी नहीं, और दूसरा अगर वो बना भी देते तो इस तरह की बातों में हम क्या करेंगे ना, वो एक समय का जाया होने वाली बात होगी।